आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का नारायण सर क्लासेस के इस नए वीडियो में। आज का हमारा टॉपिक है कक्षा 12 का रसायन विज्ञान और इसका 3 अध्याय हमने पढ़ा दिया है। आज जो है अध्याय 4 बताएंगे, जो है क्या, जनन स्वास्थ्य यानी कि रिप्रोडक्शन हेल्थ। इस अध्याय में हम जानेंगे कि जनन संबंधित क्या क्या समस्याएं उत्पन्न होती हैं और उसका निदान क्या है, इसके बारे में जो है इस अध्याय में हम पढ़ेंगे। तो हम जान लेते हैं कि जनन स्वास्थ्य है क्या। सबसे पहले इसकी परिभाषा जानेंगे और उसके बाद से इसके अंदर क्या क्या चीज़ टॉपिक है उसको जो है एक एक करके पढ़ना प्रारंभ करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं जनन स्वास्थ्य है क्या, जनन स्वास्थ्य किसे कहेंगे। तो WHO ने एक मानक परिभाषा निर्धारित किया है। WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन, इन्होंने एक परिभाषा दिया है क्या, तो जनन के सभी पहलुओं जैसे शारीरिक, मानसिक, भावात्मक, सामाजिक आदि की पूर्ण सकुलता यानी कि वेल बीइंग स्थिति ही क्या है, जनन स्वास्थ्य है। इसका मतलब है क्या, तो मनुष्य को जो है शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से और सामाजिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए, तब जो है उसे हम स्वास्थ्य कह सकते हैं। और यदि इसमें से एक भी कंडीशन सही नहीं है तो उसे स्वास्थ्य नहीं कहा जा सकता है। और जनन स्वास्थ्य इसमें मुख्य होता है। और जनन स्वास्थ्य से क्या क्या दिक्कतें मनुष्य को सामना करना पड़ता है, किन किन परेशानियों का, इसके बारे में जो है हम इस अध्याय में पढ़ेंगे। तो इसमें जो है आपका सबसे पहला हेडिंग आएगा क्या, परिवार नियोजन यानी कि फैमिली प्लानिंग। पढ़ते हैं क्या, तो परिवार नियोजन। परिवार नियोजन यानी कि फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग है क्या, इसके बारे में जानते हैं। फैमिली प्लानिंग है क्या, तो मुख्य समस्या का कारण सभी देशों के लिए क्या है, तो रिसोर्स लिमिट है, रिसोर्सेस लिमिट है, साधन लिमिट है। लेकिन समस्या ये है कि जनसंख्या उसकी मनुष्य की दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है। मनुष्य की जनसंख्या जो है दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है और रिसोर्स लिमिट है, इसलिए रिसोर्स के लिए क्या है, तो कंपटीशन बढ़ गया है। इसलिए जनसंख्या को सीमित करने के लिए, जनसंख्या को कम करने के लिए जो है गवर्नमेंट द्वारा कई योजनाएं चलाई गई। तो भारत में जो सबसे पहले योजना जो चलाई गई उसका नाम है परिवार नियोजन कार्यक्रम। उसका नाम क्या है, तो परिवार नियोजन कार्यक्रम। परिवार नियोजन कार्यक्रम। और इस कार्यक्रम को जो है गवर्नमेंट ने चलाया था किस सन में, तो 1951 में। 1951 में ही प्रारंभ कर दिया था, आज़ादी के 4 साल बाद ही। आज़ादी के समय जो है मनुष्य की जनसंख्या जो थी वो 35 करोड़ थी। आज़ादी के समय मनुष्य की जो जनसंख्या थी वो कितना था, 35 करोड़। उसके बाद से आज जो है 2011 की जनगणना के अनुसार मनुष्य की जनसंख्या हो गई कितना, तो 121 करोड़। 2011 की जनगणना के अनुसार 121 करोड़ जनसंख्या हो गई, यानी कि जनसंख्या में बहुत ही अधिक वृद्धि हुई। अब जो है इसका नियंत्रण करने के लिए बहुत समय पहले ही गवर्नमेंट ने कार्यक्रम चलाया जिसका नाम क्या है, परिवार नियोजन कार्यक्रम। 1951 ईस्वी में यहाँ पे एक स्लोगन भी दिया गया कि हम दो हमारे दो, यानी कि जो दंपति होते हैं 2 से अधिक संतान उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। लेकिन अज्ञानता के कारण, उचित जानकारी न मिलने के कारण जनन स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं का सामना करते हुए जो है
दंपतियों ने क्या किया, तो दो या दो से अधिक संतानों की उत्पत्ति हुई और जिसके द्वारा की जनसंख्या आज दिन प्रतिदिन बढ़ती ही चली जा रही है। फिर से क्या हुआ कि 1951 के बाद 1977-78 में इस योजना का नाम परिवर्तित कर दिया गया, नाम बदल दिया गया। किस सन में, तो 1977-78 में, और इसका नाम रख दिया गया क्या, परिवार कल्याण कार्यक्रम। परिवार कल्याण कार्यक्रम के नाम से जो है जाना जाने लगा क्या, परिवार नियोजन कार्यक्रम। तो हमने अभी बताया कि आज़ादी के समय 35 करोड़ जनसंख्या थी। उस समय जो है क्या था, तो आज जो है ये जनसंख्या 121 करोड़ हो गई। इसका कारण क्या था, अज्ञानता। उस समय कोई नियम नहीं थे, कम उम्र में ही विवाह हो जाता था, जिस कारण से ये भी एक प्रमुख समस्या थी जनसंख्या वृद्धि का। अब ये जनसंख्या रोका कैसे जाए, इसके लिए गवर्नमेंट ने कुछ जो है विधियों का, कुछ नियमों का प्रयोग किया और जन जन में ये जो है इन नियमों का प्रचार प्रसार किया गया, इन विधियों का प्रचार प्रसार किया गया, जिसका उपयोग करके जो है जनसंख्या को जो है कम किया जा सकता है, यानी कि बढ़ती हुई जनसंख्या को नियंत्रण में लिया जा सकता है। तो यहाँ पे कौन कौन सी विधियाँ हैं जिसका उपयोग करके जो है जनसंख्या को रोका जा सकता है, उन विधियों के बारे में हम वर्णन करेंगे, लेकिन सभी विधियों के बारे में नहीं करेंगे। जो मुख्य होगा वही, जो एग्जाम की दृष्टि से आने वाला होगा, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, उन्हीं के बारे में हम वर्णन करेंगे। वैसे तो बहुत सारी विधियाँ दिया हुआ है बुक में, आप बुक में भी पढ़ सकते हैं और उसको देख करके उन विधियों को जो है आप समझ सकते हैं अपने से पढ़ करके भी, लेकिन जो यहाँ पे बताने लायक होगा वही मैं यहाँ पे वर्णन करूँगा। तो कौन कौन सी विधियाँ हैं उस विधियों के बारे में हम यहाँ पे बताएंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं परिवार नियोजन के लिए पहली विधि है क्या, तो गर्भ निरोधक। फैमिली प्लानिंग के लिए जो है क्या, पहली विधि जो है गर्भ निरोधक, गर्भ निरोधक। इसको जो है इंग्लिश में कहा जाता है कंट्रासेप्टिस। कंट्रासेप्टिस ये है क्या, तो कुछ युक्तियों का प्रयोग करके, स्पष्ट है पिछले वीडियो में जनन में बताया गया है, मानव जनन में, कि नर और मादा युग्मक के संयोजन से जो है जाइगोट बनता है और उसी के विकास से जो है शिशु उत्पन्न होता है, यानी कि नई संतति उत्पन्न होती है। यदि किसी विधि का प्रयोग करके जो है क्या करें, तो उनके संयोजन को ही रोक दें, नर और मादा युग्मकों के संलयन को ही रोक दें, तो क्या होगा, वहाँ पे जो है युग्मनज नहीं बनेगा, जिसके द्वारा नई संतति उत्पन्न नहीं हो सकती है। और यही विधि को जो है हम लोग कहेंगे क्या, परिवार नियोजन। और इसमें सबसे पहले है गर्भ निरोधक, यानी कि नर और मादा युग्मक के संलयन को ही रोकना कहलाएगा क्या, गर्भ निरोधक, यानी कि कंट्रासेप्टिस। कंट्रासेप्टिस तो इसमें जो है सबसे पहला हम लोग पढ़ेंगे क्या, IUD। IUD इसका पूरा नाम है इंट्रा यूटेरिन डिवाइसेस। इंट्रा यूटेरिन डिवाइसेस ये है क्या, तो मादा के गर्भाशय में यानी कि यूटेरिन में क्या किया जाता है, कुछ यंत्र स्थापित कर दिए जाते हैं जो कि कुछ रसायन जो है स्थापित कर दिए जाते हैं, जो कि क्या करता है कि नर युग्मक शुक्राणु को निष्क्रिय कर देता है, और जिसके द्वारा कि वह जो है फैलोपियन ट्यूब में यानी कि अंडवाहिनी में अंड से यानी कि अंडाणु से जुड़ करके निषेचन की क्रिया में असमर्थ हो जाता है। और यही क्या है, तो इंट्रायूटेरिन डिवाइसेस है और IUD है। ये डिवाइसेस कौन कौन सा है, तो यहाँ पे जो है कापर के डिवाइसेस लगाए जाते हैं, जिसको कि हम लोग कहते हैं तांबा मोचक।
इसको जो है हम लोग कहेंगे क्या, तो जैसे कि कौन कौन से ये आएंगे IUD, तो ये है कॉपर टी, कॉपर टी। उसके बाद से जो है कॉपर 7, कॉपर 7, और आता है क्या मल्टी लोडेड 375, मल्टी लोडेड 375 यानी कि 375। ये जो युक्तियां हैं जिसको कि माता के यानी कि स्त्री के गर्भाशय में स्थापित करके जो है युग्मनज के निर्माण को रोका जा सकता है। तो ये कैसे होता है, तो हम यहाँ पे सबसे पहले बनाएंगे क्या, तो एक मादा जनन अंग, मादा जनन अंग। यहाँ पे हमने जो है एक मादा जान बनाया, ये क्या है, तो गर्भाशय है, गर्भाशय है। यहीं पे क्या किया जाता है कि इन IUD को स्थापित कर दिया जाता है गर्भाशय में, जैसे कि टी सेप्ट कॉपर लगाया जाता है और इसको जो है कहा जाता है कॉपर टी। टी आकार के कॉपर को यहाँ पे स्थापित किया जाता है। जैसे ही शुक्राणु वेजाइना के द्वारा प्रवेश करता है, इसमें से जो है आयन रिलीज होते हैं, क्या, तो आयन रिलीज होते हैं जो इसे क्या करते हैं, इसकी क्षमता को निष्क्रिय कर देते हैं, शुक्राणु की क्षमता को निष्क्रिय कर देते हैं, जिसके द्वारा कि यहाँ पर जो है निषेचन की क्रिया नहीं हो पाती है, यानी कि गर्भधारण की क्रिया रुक जाती है। और यही क्या है, तो IUD है, यानी कि गर्भ निरोधक है। एक जो है क्या हो गया IUD, उसके बाद से कॉपर टी हो गया। उसी तरह से क्या करते हैं, तो वहाँ पे हम लोग 7 कॉपर 7 हो गया या मल्टी लोडेड 375 यहाँ पे स्थापित किया जाता है। ये बात समझ में आई, तब हम आगे करते हैं। उसके बाद से अगला आता है क्या, हार्मोन रिलीजिंग IUD। हार्मोन, कुछ ऐसे IUD होते हैं जो हार्मोन रिलीज करते हैं, कुछ ऐसे IUD जो हार्मोन रिलीज करते हैं, यानी कि हार्मोन्स रिलीजिंग IUD, जैसे कि क्या, तो LNG20 या प्रोजेस्टेजर्ट, ये क्या करते हैं, हार्मोन रिलीज करते हैं। और ये हार्मोन क्या करते हैं, ये गर्भाशय की दीवार को अनसुटेबल बना देते हैं। ये जो गर्भाशय की दीवार पाई जा रही है, इसको जो है अनसुटेबल बना देते हैं, कौन, ये हार्मोन। इसके साथ ही साथ जो शुक्राणु है प्रवेश करता है, इसको भी निष्क्रिय कर देते हैं, इसको भी क्या कर देते हैं, निष्क्रिय कर देते हैं, जिसके कारण कि निषेचन की क्रिया नहीं हो पाती है। और निषेचन की क्रिया नहीं होगी तो जाइगोट नहीं बनेगा, और जिसका विकास नहीं होगा और नई संतति उत्पन्न नहीं होगी। तो यहाँ पे हम लोगों ने जाना क्या, तो सबसे पहला बात गर्भ निरोधक, जिसमें हम लोगों ने जाना IUD के बारे में, यानी कि इंट्रा यूटेरिन डिवाइसेस के बारे में। तो कुछ ऐसे डिवाइसेस होते हैं जिसको कि स्थापित कर दिया जाता है गर्भाशय में, और जिसके द्वारा जो क्या करता है कि स्पर्म और मादा युग्मक यानी कि अंडाणु के संयोजन को रोक देता है। उसके साथ ही साथ कुछ ऐसे भी IUD होते हैं जो हार्मोन रिलीज करते हैं, जैसे कि LNG20, प्रोजेस्टेजर्ट, और ये क्या करते हैं कि गर्भाशय की दीवार को निष्क्रिय कर देते हैं या शुक्राणु की सक्रियता को कम कर देते हैं, शुक्राणु को भी निष्क्रिय कर देते हैं, और जिसके के द्वारा निषेचन की क्रिया नहीं हो पाती है। अब जो है हम जानेंगे दूसरी क्रिया क्या, शल्य क्रियात्मक विधि है।
इसमें जो है दूसरी क्रिया आएगा शल्य क्रियात्मक विधि। शल्य दूसरा शल्य क्रियात्मक विधि, यानी कि सर्जरी के द्वारा, सर्जरी के माध्यम से भी क्या किया जा सकता है, निषेचन की क्रिया को बाधित किया जा सकता है। उसी को कहेंगे क्या, तो शल्य क्रियात्मक विधि। सबसे पहले हम यहाँ पे जो है मनुष्य में कहा गया कि दो भाग होते हैं, एक नर भाग और एक मादा भाग। तो पुरुषों में जो है जहाँ पे नर युग्मक का निर्माण होता है उसको कहा जाता है वृषण, और मादा में जो है जहाँ पे मादा युग्मक का निर्माण होता है स्त्रियों में उसे कहा जाता है क्या, तो अंडाशय। ये जो है बात प्रीवियस लेसन में किया जा चुका है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि यहाँ पे जो है क्या होता है शल्य क्रियात्मक विधि में। तो ऐसा जो है जहाँ पे जो क्या है नर युग्मक का निर्माण हो रहा है, जहाँ पे जो है मादा युग्मक का निर्माण हो रहा है, और वहाँ से युग्मक जिस मार्ग से द्वारा जा रहा है यदि उसी मार्ग को बांध दिया जाए, काट करके बांध दिया जाए, तो वह जो युग्मक है बाहर ही नहीं निकल पाएगा, जिसके द्वारा कि निषेचन की क्रिया नहीं होगी, और यही कहलाएगा क्या, शल्य क्रियात्मक विधियाँ। जैसे कि नर में देखते हैं क्या, तो नर में जो है वृषण होता है क्या, तो वृषण। इसके बारे में जो है हम बहुत समय पहले ही बात कर चुके हैं। इस वृषण के बारे में जो है बहुत समय पहले ही बताया जा गया है। ये जो है क्या है, वृषण है, जिसमें कि कंपार्टमेंट पाए जाते हैं। नर में 2 वृषण पाए जाते हैं, नर में जो है 2 वृषण पाए जाते हैं। ये बात हम पहले कर चुके हैं। क्या होता है कि ये जो मार्ग दिख रहा है इसको कहा जाता है क्या, तो वास डिफरेंस, वास डिफरेंस। इसी मार्ग के द्वारा जो है क्या होता है, तो नर युग्मक जो है बाहर निकलता है। तो क्या किया जाता है कि इसी मार्ग को जो है काट करके बांध दिया जाता है, जिसके द्वारा जो है शुक्राणु बाहर नहीं निकल पाता है, और नर में इस क्रिया को कहा जाता है वासेक्टोमी। वासेक्टोमी ऐसा क्यों कहा जाता है, क्योंकि वास डिफरेंस को, इस नली को बांधा जा रहा है जिसका नाम है वास डिफरेंस, और इसी क्रिया को कहा जाता है क्या, वासेक्टोमी। इसे कहते हैं क्या चीज़, तो वासेक्टोमी। और जब इस मार्ग को ही, वास डिफरेंस को ही बांध दिया जाता है काट करके, तो ये जो शुक्राणु है बाहर नहीं निकल पाता है, और जिस कारण की निषेचन की क्रिया संभव नहीं हो सकती है। अब जो है मादा भाग में देखते हैं, मादा भाग में यानी कि स्त्रियों में। तो यहाँ पे जो है हम क्या करते हैं, तो एक मादा जनन अंग बनाते हैं, मादा जनन अंग। ये क्या है, तो ये गर्भाशय है, गर्भाशय। उसके बाद से ये क्या है, तो इसको कहा जाता है अंडवाहिनी, अंडवाहिनी। और ये जो है अंडाशय जहाँ पे अंड बनते हैं, और यही अंड जो है इस फिमरी के द्वारा पकड़ करके इस अंडवाहिनी में लाए जाते हैं। यदि इस अंडवाहिनी को ही काट करके बांध दिया जाए, अंडवाहिनी को ही काट करके क्या किया जाए, बांध दिया जाए, तो क्या होगा, यहाँ पे अंड जो है बाहर आएगा ही नहीं, जिससे कि नर युग्मक
से उसका संयोजन ही नहीं होगा, यानी कि निषेचन की क्रिया नहीं होगी। तो यही क्रिया क्या कहलाता है? शल्य क्रियात्मक विधि। और मादा में जो है क्या है? अंडवाहिनी को बांधा जा रहा है, जिसको कि कहा जाता है फाइलोपियन ट्यूब, और इसलिए इस क्रिया को नाम दिया जाता है ट्यूबेक्टोमी। ये नाम हमेशा याद रखना है, ट्यूबेक्टोमी। इस ट्यूब को बांधा जा रहा है, फाइलोपियन ट्यूब को बांधा जा रहा है, इसलिए इस क्रिया को क्या कहेंगे? ट्यूबेक्टोमी। तो यहाँ पे जो है शल्य क्रियात्मक विधि हमने समझाया। क्या? नर में इसे वासेक्टोमी, क्योंकि वास डिफरेंस को बांधा जाता है, जिसके द्वारा शुक्राणु बाहर नहीं निकल पाते हैं। उसके बाद से मादा में जो है इसे ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है, क्योंकि इसमें क्या है? तो इसको जो है अंडवाहिनी को बांधा जाता है, जिसे कहा जाता है क्या? फाइलोपियन ट्यूब, और इसलिए इसको ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है, जिसके द्वारा कि अंड जो है बाहर नहीं जा पाता है, जिससे कि मादा नर युग्मक से संयोजन नहीं हो पाता है। तो ये क्रिया जो है कहलाती है क्या? शल्य क्रियात्मक विधि। अब जो है तीसरा हम यहाँ पे पढ़ेंगे परिवार नियोजन में, हम जो है तीसरा अब जानेंगे क्या? तो तीसरा जो है क्या? सगर्भता का चिकित्सीय समापन। सगर्भता का चिकित्सीय चिकित्सकीय समापन। यह कब किया जाता है? सगर्भता का चिकित्सीय समापन, इसको इंग्लिश में कहेंगे मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ प्रेगनेंसी। मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ प्रेगनेंसी। मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ प्रेगनेंसी, और इसको शॉर्ट में बोला जाता है MTP। इसका शॉर्ट नेम है क्या? MTP। ये है क्या और कब किया जाता है? तो यहाँ पे जो है जब नर और मादा युग्मक शुक्राणु और अंडाणु जुड़ करके जाइगोट बना लेते हैं, और उसके बाद से उसका भ्रूणीय विकास होने लगता है, तो यदि ये किया जाए कि उस भ्रूण को नष्ट किया जाए, उस भ्रूण को जो है क्या किया जाए? नष्ट किया जाए या निकाला जाए, और यही क्रिया जो है कहलाएगी क्या? सगर्भता का चिकित्सीय समापन। ये चिकित्सक के परामर्श के द्वारा होता है। इसी को हम लोग साधारण सी भाषा में एबॉर्शन भी कहते हैं। और एबॉर्शन यानी कि इसको जो है हिंदी में कहेंगे क्या? गर्भपात। गर्भपात यानी कि दंपतियों के अनिच्छा से गर्भधारण हो गया, अब जो है उसे क्या करना है? नष्ट करना है। तब उसका ये उपाय होता है क्या? सगर्भता का चिकित्सीय समापन, यानी कि उसका एबॉर्शन कराना, यानी कि गर्भपात कराना। अब जो है निषेचन हो गया, तो इसका जो एबॉर्शन है वह फर्स्ट तिमाही यानी कि 12 सप्ताह के भीतर ही करवाना उचित होता है। 12 सप्ताह के भीतर ही कराना उचित होता है। यदि MTP जो है 12 सप्ताह के भीतर कराया गया तो उतना खतरनाक नहीं होता है, लेकिन यदि इससे आगे समय बढ़ा, निषेचन की क्रिया से 12 सप्ताह से अधिक दिन अब बीत रहा है, तो यानी कि उसको कहेंगे द्वितीय तिमाही में। द्वितीय तिमाही में जैसे ही निषेचन प्रवेश कर गया तो उसका MTP करवाना जो खतरनाक हो जाता है, जो कि जानलेवा भी हो सकता है।
तो यहाँ पे जो है क्या है, निषेचन की क्रिया जो है उसके 12 सप्ताह के भीतर ही एमटीपी ठीक है। इसके बाद यदि करवाएंगे तो क्या होगा, इससे जो है नुकसान हो सकता है, शारीरिक क्षति भी हो सकती है। तो एमटीपी समझ में आया होगा। अब हम जानेंगे आगे, अगला हेडिंग हम लोगों का आएगा वंध्यता। इतना जो है हम लोग जाने किसके बारे में, तो इतना जो है हम लोग जाने किसके बारे में, तो गर्भ निरोधक के बारे में। किसके द्वारा जो है क्या किया जा सकता है, तो गर्भधारण को रोका जा सकता है। अब हम जानेंगे क्या, तो आएगा आगे वंध्यता यानी कि इनफर्टिलिटी। वंध्यता, वंध्यता इसको इंग्लिश में कहेंगे इनफर्टिलिटी। ये है क्या, ये है क्या, तो ये जो है मनुष्यों में बहुत देखने को मिलती है। मानव दंपत्य में यदि मानव दंपत्य जो है शिशु प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं और उसे जो है शिशु उत्पन्न ही नहीं हो पाता है, इसके लिए बहुत प्रयास फिर भी शिशु उत्पन्न करने में सक्षम नहीं हो पाते हैं, ऐसे दंपत्य बांझ कहलाते हैं। और ये क्रिया उसमें कहलाती है क्या, वंध्यता। ये क्रिया जो है कहलाती है क्या चीज़, वंध्यता। मानव में अनेक भावनाएं हैं। लोग जो है बांझ को जो है एक अलग दृष्टि से देखते हैं, यानी कि ये बांझ है, इसकी संतान नहीं है। स्त्रियों में और अधिक भ्रांतियां हैं, लेकिन ये जो है एक रोग है, कह सकते हैं जनन रोग है, और इसको जो है इलाज के द्वारा ठीक किया जा सकता है। तो वंध्यता है क्या, तो वे दंपत्य जो शिशु उत्पन्न करने की क्षमता नहीं रखते हैं वे बांझ कहलाते हैं, और यह कहलाता है क्या चीज़, वंध्यता। और इसके निवारण के लिए सहायक जनन प्रौद्योगिकियों का प्रयोग किया जाता है। कैसे इसका निवारण किया जाए, तो इसके लिए जो है सहायक जनन प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाता है। सहायक जनन प्रौद्योगिकी, सहायक जनन प्रौद्योगिकी, इसको इंग्लिश में कहेंगे असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज। और इसी को हम लोग शार्ट में कहेंगे ART। इसके द्वारा जो है क्या किया जा सकता है कि वंध्यता को समाप्त किया जा सकता है, यानी कि उन पुरुष या स्त्रियों का भी संतान उत्पत्ति किया जा सकता है इस विधि के द्वारा, जिसको कहा जाता है क्या, सहायक जनन प्रौद्योगिकी, यानी कि असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, यानी कि ART। इसमें सबसे प्रचलित विधि है क्या, परखनली शिशु। परखनली शिशु, इसमें सबसे प्रचलित विधि है क्या, परखनली शिशु, यानी कि टेस्ट ट्यूब बेबी। टेस्ट ट्यूब बेबी, ये है क्या, परखनली शिशु है क्या। तो वे स्त्रियां जिसका अंडाशय सामान्य हो, अंडाशय और गर्भाशय सामान्य हो, परंतु अंडवाहिनी में गड़बड़ हो। यहाँ पे क्या है, तो हम एक मादा जनन अंग बनाते हैं। ये जो है मादा जनन अंग है। तो ऐसी स्त्रियां
जिनका अंडाशय सामान्य हो, गर्भाशय भी सामान्य हो, लेकिन अंडवाहिनी विकृत हो। क्या हो? तो अंडवाहिनी विकृत हो, तो वहाँ पे जो है किया जाता है क्या? परख नली शिशु यानी कि टेस्ट ट्यूब बेबी प्रौद्योगिकी का प्रयोग। इसमें क्या किया जाता है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन किया जाता है लैब में। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इसमें लैब में क्या किया जाता है? तो नर युग्मक का शुक्राणु और मादा युग्मक का अंडाणु को लैब में ही उसका निषेचन करवाया जाता है। लैब में ही युग्मनज बनाया जाता है, युग्मनज। और उसके बाद से यहाँ पे इसकी संख्या जो है क्या होगी? बढ़ेगी। एक युग्मनज है तो एक से जो है क्या होगा? तो 2 युग्मनज बनेगा। 2 से जो है 4, और उसके बाद से 4 से जो है कितना? तो 8। उसके बाद से 8 से जो है 16, 8 से 16, 16 से जो है क्या होगा? तो 32। इस तरह से युग्मनजों की संख्या बढ़ेगी, जिसको कि ब्लास्टोमियर स्टेज कहा जाता है। ब्लास्टोमियर स्टेज। अब जो है फाइलोपियन ट्यूब विकृत है। फाइलोपियन ट्यूब क्या है? तो विकृत है, यानी कि अंडाशय तो बन रहा है, अंड तो बन रहा है, लेकिन फाइलोपियन ट्यूब तक नहीं जा रहा है। तो इसको क्या किया जाता है? मादा के अंड को बाहर निकाला जाता है, उसके बाद से पुरुष के शुक्राणु को बाहर निकाला जाता है। लैब में जो है उसके युग्मनज का विकास करवाया जाता है। लैब में जो है इसके युग्मनज का विकास करवाया जाता है, और यही क्रिया जो है कहलाती है क्या? तो परख नली सहायक जनन प्रौद्योगिकी। इसी को कहते हैं क्या? तो सहायक जनन प्रौद्योगिकी। अब जो है इसमें क्या किया जाता है? 2 क्रियाएं होती हैं। एक है जिफ्ट, ZIFT। इसका पूरा नाम होता है क्या? तो जाइगोट इंट्रा फाइलोपियन ट्रांसफर। जाइगोट इंट्रा फाइलोपियन ट्रांसफर। ये नाम याद रखना है। एक क्रिया होती है जिफ्ट की, जिसे कहा जाता है जाइगोट इंट्रा फाइलोपियन ट्रांसफर, यानी कि इस जाइगोट को जो है कहाँ पे पहुँचाया जाता है? फाइलोपियन ट्यूब में। क्योंकि क्या है? इसका फाइलोपियन ट्यूब विकृत है। इसका फाइलोपियन ट्यूब जो है क्या है? तो विकृत है। तो यहाँ पे जो है इसको पहुँचाया जाता है, इस जाइगोट को। कौन से सेल में? तो 8 स्टेज तक, जो सेल की जो ये 8 स्टेज तक है, इस स्टेज तक को जो है यहाँ पे पहुँचाया जाता है। किसमें? फाइलोपियन ट्यूब में। और इसी क्रिया को जिफ्ट कहा जाता है, यानी कि जाइगोट इंटर फाइलोपियन ट्यूब। जाइगोट इंट्रा फाइलोपियन ट्यूब, यानी कि जाइगोट को जो है 8 स्टेज में, 8 ब्लास्टोमियर स्टेज में जो है क्या किया जाता है? फाइलोपियन ट्यूब में पहुंचाया जाता है। लेकिन जब उसी जाइगोट को जो है यहाँ पे पहुंचाया जाए, कहाँ पे? तो अंडाशय में। कहाँ पे? अंडाशय कर रहे हैं, उसी को जो है गर्भाशय में पहुंचाया जाए, तो इस क्रिया को जो है कहा जाता है क्या? IUT। ये है क्या? तो इसका पूरा नाम होगा इंट्रा यूटेरिन ट्रांसफर। इंट्रा यूटेरिन ट्रांसफर। तो क्या मतलब यहाँ पे? तो वही जाइगोट को जो है कहाँ पे पहुँचाया जाता है? तो इस गर्भाशय में, और इसी को कहा जाता है IUT, यानी कि इंट्रा यूटेरिन ट्रांसफर। ये कब होगा? जब 8 स्टेज से अधिक आ जाए। जब युग्मनज जो है 8 स्टेज ब्लास्टोमेयर से अधिक, जैसे 16 हो जाए या 32 हो जाए, तब जो है उसे कहाँ पे पहुँचाया जाता है? तो इस गर्भाशय में स्थापित किया जाता है, रोपित किया जाता है, और ये क्रिया जो है IUT कहलाती है, यानी कि इंट्रा यूटेरिन ट्रांसफर कहलाती है। अब जो है
यहाँ पे एक और क्रिया होती है क्या, तो जिफ्ट का। लेकिन इससे पहले हम जान लेते हैं सरोगेट माँ के बारे में। ये क्या है सरोगेट माँ? यदि किसी स्त्री का अंडवाहिनी अंडाशय ठीक हो लेकिन अंडवाहिनी और गर्भाशय विकृत हो, अंडवाहिनी और गर्भाशय विकृत हो, तो क्या किया जाता है कि उस स्त्री के अंडाणु को और पुरुष के शुक्राणु को किसी दूसरी स्त्री के गर्भाशय में रोपित किया जाता है, किसी दूसरी स्त्री के गर्भाशय में रोपित किया जाता है। उसी दूसरी स्त्री को बोला जाता है क्या, सरोगेट माँ। सरोगेट माँ यानी कि यहाँ पे जो है केवल इस सरोगेट माँ के गर्भाशय का उपयोग किया जा रहा है और शुक्राणु और अंडाणु किसी दूसरे का है, और ऐसी स्त्री को बोला जाता है क्या, तो सरोगेट माँ। अब हम जानेंगे जिफ्ट के बारे में। जिफ्ट है क्या? जिफ्ट तो जान गए, गिफ्ट के बारे में जानेंगे। गिफ्ट GIFT, इसका पूरा नाम होता है गेमिट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। गेमिट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। ये है क्या, तो जब युग्मनज को नहीं, जाइगोट को नहीं, जब युग्मक को जो है कहाँ पे, तो पहुँचाया जाता है फैलोपियन ट्यूब में, तो यह क्रिया जो है कहलाती है गिफ्ट, यानी कि गेमिट इंट्रा फैलोपियन ट्यूब। यह कब होता है, तो ऐसी स्त्रियां जिनका फिम्बरी जो है क्या हो, अंडाणु को पकड़ने में असमर्थ हो, ऐसी स्त्रियां जिनका फिम्बरी अंडाणु को पकड़ने में असमर्थ हो, फिम्बरी यानी कि झालर, असमर्थ हो, तब क्या किया जाता है, गिफ्ट क्रिया करवाया जाता है, यानी कि गेमिट इंट्रा फैलोपियन ट्यूब, यानी कि इस गेमिट को निकाल लिया जाता है और उसके इंजेक्शन के माध्यम से जो है उसके फैलोपियन ट्यूब में क्या किया जाता है, स्थापित कर दिया जाता है, जहाँ पे जो है नर युग्मक से उसका संयोजन होता है और निषेचन की क्रिया होती है। तो ऐसी क्रिया को कहा जाता है क्या, तो जिफ्ट। जिसका फिम्बरित विकृत हो, फिम्बरित जो है क्या हो, अंडाणु को पकड़ने में असमर्थ हो, तब ये क्रिया करवाया जाता है कौन सा, गिफ्ट का। वहाँ पे कौन सी क्रिया कराई जाती है, तो गिफ्ट का। अब हम जान लेते हैं कृत्रिम गर्भाधारण के बारे में। कृत्रिम गर्भाधारण, आर्टिफिशियल। अब हम जानेंगे क्या, कृत्रिम गर्भाधारण। इसको जो है इंग्लिश में कहेंगे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, ये है क्या, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन है क्या, यानी कि कृत्रिम गर्भाधारण है क्या। तो जब मनुष्यों के वीर्य में शुक्राणुओं की संख्या कम हो, जब मनुष्यों के वीर्य में शुक्राणुओं की संख्या कम हो, तो उसको निकाल करके लैब में उसे सांद्र किया जाता है, लैब में उसकी संख्या में वृद्धि किया जाता है। उसके बाद से उसे योनि मार्ग द्वारा मादा के गर्भाशय में जो है ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, मादा के गर्भाशय में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, जिसके द्वारा कि निषेचन की क्रिया होती है। ये मनुष्य में ही नहीं है, ये जो जंतुओं में भी होता है, ये भी जानना आवश्यक है कि यह क्रिया जो है जंतुओं में भी
होता है। तो यहाँ पे जो है क्या है, कृत्रिम गर्भाधारण यानी कि आर्टिफिशियल सेमिनेशन में क्या किया जाता है कि जिस मनुष्य के वीर्य में शुक्राणुओं की कमी हो, उसे जो है संख्या में कमी हो, उसको लैब में ले करके सांद्र किया जाता है और जिसको कि मादा के योनि मार्ग द्वारा गर्भाशय में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है और जिसके द्वारा कि निषेचन की क्रिया संभव हो पाती है। इन सब विधियों के द्वारा जो है बांध्यता को यानी कि इनफर्टिलिटी को जो है समाप्त किया जा सकता है। कहने का यही मतलब है कि बांध्यता जो है एक बीमारी है जिसको कि सहायक जनन प्रौद्योगिकियों के द्वारा समाप्त किया जा सकता है। यहाँ पे हमने इस अध्याय का जो क्या है जनन स्वास्थ्य का भाग 1 बताया। आगे के इसमें के आने वाले टॉपिक जो है अगले वीडियो में हम उसका डिस्कशन करेंगे। तो हमारे वीडियो में बने रहिए, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और यहाँ से आप अध्ययन करते रहिए। आपका बायोलॉजी एकदम आसान हो जाएगा। आप जो है आने वाले एग्जामिनेशन में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। एक और बात कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो कि अच्छे टीचर की तलाश में पूरे यूट्यूब को सर्च मार देते हैं। अरे भैया, सभी लोग क्या करेंगे, सभी लोग आपका सिलेबस ही ना पढ़ाएंगे कि सिलेबस से बाहर लेकर के जाएंगे, दुनिया नहीं ना घुमाएंगे आपको। तो सिलेबस आप पकड़े रहिए। आपका सिलेबस क्या है आप वो पढ़िए और आप किसी एक स्थान से, चाहे वो आप हमारे चैनल से स्टडी कर रहे हो या कहीं और से भी, एक ही स्थान से आप स्टडी कीजिए। नहीं तो पूरा समय आप घूमने में ही निकाल देंगे और एक समय आएगा कि पूरा स्टडी भी आप नहीं कर पाएंगे और आपका एग्ज़ाम नज़दीक आ जाएगा। तो हमारी एक छोटी सी राय है कि आप किसी एक चैनल को पकड़िए और वहीं से अपना स्टडी प्रारंभ कीजिए। यूट्यूब में घूमेंगे तो सैकड़ों लोग मिलेंगे और आप घूमते ही रह जाएंगे। तो इस वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं। आप जो है हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लिया कीजिए और इसे जो है शेयर करना मत भूलिए। बेल आइकन को भी दबा दीजिए जिससे कि वीडियो का नोटिफिकेशन समय से मिलता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।